कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में बेटा हम लोग रेजोनेंस की बात किए थे और आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कहां होता है, क्या डिफरेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में, और इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, कैसे सवाल इसके होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग अच्छी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन basically it is carbon hydrogen sigma bonded electrons conjugation with vacant p ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड। जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन के कार्बन पर वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन यहां इसके साथ कॉन्जुगेट किया, ये डबल बॉन्ड बन गया। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल मतलब ये फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बोनियम आयन, ये कार्बन फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन रहा यहां, या पाई बॉन्ड एल्कीन है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट किया इस पाई बॉन्ड के साथ, तो तीनों कंडीशन, वैकेंट p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, जब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर लिया तो देखो यहां बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज no bond resonance।
इट इज नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगली बात कि कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, ये आपको दिख रहा है क्या है, हो गया। कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन देखो, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान दे बेटा, ये कार्बोनियम आयन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में, मतलब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, फ्री रेडिकल का कार्बन ये भी sp2 में, डबल बॉन्ड का कार्बन ये भी sp2 में। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा sp3 कार्बन जुड़ा हो और इस sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो। क्या कंडीशन है बेटा? sp2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा sp3 कार्बन जुड़ा हो, ये साथ साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तभी तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन को सोचेंगे। जब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो काहे का हाइपर कॉन्जुगेशन? तो बेसिक कंडीशन, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन sp2 कार्बन एटम। दूसरा, sp2 कार्बन मस्ट बी लिंक्ड टू sp3 कार्बन बाय ए सिंगल बॉन्ड। तीसरा, sp3 कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। पीछे बताया था, अगर ऐसा है तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। या इन अदर वे, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट one hydrogen atom at adjacent sp3 carbon of sp2 कार्बन। ये कम से कम एक कंडीशन है, देख लो। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑल दोज केसेस इन विच sp2 कार्बन इज लिंक्ड टू sp3 कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड and this sp3 कार्बन इज हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। अगर ऐसा कंडीशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कह सकते हैं, आगे बढ़े,
like hyperconjugation, sorry, like resonance, hyperconjugation also, hyperconjugation is also a stabilizing effect। अगर हाइपर कंजुगेशन है तो कार्बोनियम आयन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो या एल्कीन हो, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, इट इज लेस डोमिनेटेड देन रिजोनेंस। रिजोनेंस से इसका इफेक्ट कम होता है, क्योंकि जैसे मान लो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टूटेगा, ये बॉन्ड तब इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन अगर हम रिजोनेंस की बात करें तो कहीं इलेक्ट्रॉन टूट नहीं रहा है, ये खुद इलेक्ट्रॉन है जो रिजोनेंस में जा रहा है। तो टूट के जाना और ऑलरेडी है जाना, तो कहां इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा? रिजोनेंस में, एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो ये बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियम आयन से कॉन्जुगेट किया, तो इट इज लेस डोमिनेटेड देन रिजोनेंस। आगे अब किसमें रिजोनेंस कहां ज्यादा है और कहां कम है? अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन कब ज्यादा होगा? मतलब जितना ही ज्यादा हाइपर, अगर ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है तो sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रक्चर। तो अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का? ध्यान दो, एक एक चीज आसानी से धीरे धीरे। देखो बेटा, एप्लीकेशन में पहला हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन को बता सकते हैं या कार्बोकैटायन को। अगर कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर यहां देखो 3 हाइड्रोजन है, जैसे
इथाइलियम आयन। तो देखो ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा कार्बोनियम आयन, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा कार्बोनियम आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इथाइलियम आयन के ये तीन क्या हो गए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। बोलो। तो इन तीनों पर पॉजिटिव से तीनों सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है। तो जितना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा कार्बोनियम आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि अगर हमें पता चले किसी कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर, जैसे ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, फिर टू डिग्री कार्बोनियम आयन, फिर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, फिर मिथाइलियम आयन। जो एल्काइल है उस पर आईयूएम आयन लगा दो तो इसका नाम हो गया। तो कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर यहां 9 हाइड्रोजन, तो इसको छोड़ के 9 और स्ट्रक्चर हुए। यहां 6 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 0 हाइड्रोजन। तो कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा, तो यहां 9 हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन प्लस के बगल वाला कार्बन माने हम कह सकते हैं इसको कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आपसे पूछा जाए कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 9 प्लस ये 1 10। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने हैं उनमें से एक जोड़ दो खुद का स्ट्रक्चर, तो उतने इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बाय नोइंग हाइड्रोजन एटम at adjacent carbon atom of sp2 carbon of carbonium ion, we can tell about stability of carbonium ion। कार्बोनियम आयन के बगल वाले sp3 कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन एटम होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा और वो कार्बोनियम आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। In a similar way, we can tell about दूसरा एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यही कंसेप्ट फ्री रेडिकल का भी है। फ्री रेडिकल देखो, ये सब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है। चीज वही है। ये टर्शियरी फ्री रेडिकल, देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यहां भी
sp2 कार्बन बताया था, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आप कह सकते हो कि टर्सरी फ्री रेडिकल क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन पर नो हाइड्रोजन है, जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन आएगा फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो लिस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज मिथाइल फ्री रेडिकल, लिस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बता सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वही चीज sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन एटम होगा एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर हम एल्कीन के स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस वन will be more stable than this alkene. It will be more stable than this alkene, which is further more stable than this alkene. इस एल्कीन के भी दो रूप हैं जिनमें ध्यान देना बेटा, सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन 6 है, 6 हाइड्रोजन का, यहां भी 3, यहां 3, यहां 6 हाइड्रोजन का। तो मैं यही कहता हूं कि यहां एक ही कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है और वहां 2 कार्बन पे 3 इधर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक ही कार्बन पर जहां मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा, दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। और 2 ब्यूटीन में 2 स्ट्रक्चर्स हैं। अगर सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिसफॉर्म। And this one will be more stable than and this is। तो ये स्टेबिलिटी आर्डर है, देखिए आप लोग। तो कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और कार्बोनियम आयन एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 हाइड्रोजन माने 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन के चलते एक खुद। तो कुल कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे अगर यहां पूछ दिया जाए तो जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसमें से एक जोड़ देना है खुद प्लस 12 और। तो यहां 12 हाइड्रोजन, यहां
9 अल्फा हाइड्रोजन माने sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पे, यहां 6, यहां 6 और यहां 3 और यहां 0 हाइड्रोजन। छह हाइड्रोजन। ट्रांस और सिस में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। और ये भी हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, मोर स्टेबल एल्कीन लेस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसा भी पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी of alkene is directly proportional to number of hyper conjugation is directly proportional to 1 upon heat of हाइड्रोजनेशन। सवाल आता है कि इन एल्कीन्स में हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका कम होगा, तो जो जितना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना ही कम होगा। तो मोर स्टेबल एल्कीन लेस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये लैंग्वेज याद करना बेटा, यहां भी सवाल आता है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल बेंजीन। एप्लीकेशन में फोर्थ पॉइंट रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल बेंजीन, मतलब बेंजीन के sp2 कार्बन से अगर कोई एल्काइल जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन वाला, तो उस sp3 कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा बेंजीन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी का मतलब बेंजीन का क्या, कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को बढ़ाता है, जैसे हमने प्लस एम में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और बेंजीन की रिएक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आसानी से होना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब आसानी से होगा, जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। कहां बढ़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। जैसे मान लो हम कोई एल्काइल बेंजीन ले रहे हैं और ये sp3 कार्बन है और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेंजीन में कहां है, एल्काइल बेंजीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करता है, वही हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल कॉन्जुगेट विद pi electron of benzene ring. तो as a result electron density at ortho and para position is increased. Hence reactivity of benzene ring is increased. इसका मतलब sp2 कार्बन से जुड़े हुए
एल्काइल कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और वो करस्पॉन्डिंग एल्काइल बेंजीन उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। यह एक हाइड्रोजन हमने दिखाया है। इसका मतलब कि अगर हम बेंजीन के रिएक्टिविटी की बात करें तो टॉल्यूइन मिथाइल बेंजीन will be more reactive than ethyl benzene, which will be further more reactive than isopropyl benzene, and finally टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में अगर कुछ है तो टर्शियरी ब्यूटाइल का प्लस आई इफेक्ट है। नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन दिस केस। तो पूछा जाए कि किस एल्काइल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो वो एल्काइल बेंजीन हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये रिएक्टिविटी का आर्डर हुआ। जबकि बेटा हम बोले थे अब कि हाइपर कॉन्जुगेशन पर कौन डोमिनेट हुआ था? रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चला जा रहा है बेंजीन रिंग में। हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट के तब जा रहा है इलेक्ट्रॉन यहां। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन है और प्लस एम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग के पहले एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसका कॉन्जुगेशन, वो रेजोनेंस में जा रहा है। तो रेजोनेंस में आसानी से इलेक्ट्रॉन जाता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से कम इफेक्टेड कौन है, अब कम डोमिनेटेड कौन है? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जिसको हम प्लस आई कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रेजोनेंस में है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में है, फिर प्लस आई में है। तो देखो अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो टर्शियरी ब्यूटाइल का प्लस आई ज्यादा है देन आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, तब मिथाइल। ये प्लस आई ऑर्डर है। लेकिन अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर करें तो मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा इथाइल से, इसका ज्यादा होगा आइसोप्रोपाइल से, और यहां तो होगा ही नहीं, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये ऑर्डर है, प्लस आई का ये ऑर्डर है। जिसका प्लस आई सबसे कम है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तीनों हाइड्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेंजीन रिंग से, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहां 2 ही हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल बेंजीन, एल्किन नहीं, एल्काइल बेंजीन, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन की बात करते हैं, रिएक्टिविटी आता है एल्काइल बेंजीन में। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन, we can tell about increase in bond length। कौन सा बॉन्ड लेंथ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट इज ऑब्जर्व ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम क्या बता सकते हैं? नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वी कैन टेल अबाउट इंक्रीज इन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। तो इंक्रीज इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ by हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बेटा, खुद देखो, ये एल्कीन है, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड डबल में बदलेगा, डबल सिंगल बाद में बदलेगा। तो स्ट्रक्चर हो गया ये, और नंबर देता है बॉन्ड ए बॉन्ड बी, तो कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ए इज इंक्रीज्ड, लेकिन bond length of B is decreased। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्लियर हो रहा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलेगा। जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही डबल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाए, 1.5 किलोमीटर हो जाए, नहीं, 1.01, 02, 03, 1.1, थोड़ा इंक्रीमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, सिंगल बॉन्ड लेंथ घटता है। तो इस पर भी सवाल आते हैं, इनमें भी कौन ज्यादा डोमिनेट करता है? मान लो हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो यहां पूरा रेजोनेंस है, फिर हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, क्योंकि डोमिनेट कौन करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर? रेजोनेंस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। यहाँ देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? 3, 2, 5, 5 हाइड्रोजन इधर है, 5 हाइड्रोजन इधर है, तो 10 हाइड्रोजन। यहां 3, 2, 5, 2, 7, 7 हाइड्रोजन है। यहां डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग sp3 कार्बन पर सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर भी बता सकते हैं। इसका इफेक्ट जबकि डबल बॉन्ड से कम होगा।
अगर हम एक क्वेश्चन दें आपको और आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ, सॉरी ये आपका क्वेश्चन है। तो यही हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात खत्म कर रहे हैं। तो बेटा मन लगा करके वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं बताया था मैं गिरजेश दुबे 12 साल रेजोनेंस में पढ़ाया हूँ। अब मैं अपना चैनल शुरू किया हूँ। हम IIT JEE के लिए केमिस्ट्री का क्लास भी चला रहे हैं, नीट के लिए भी केमिस्ट्री का क्लास चला रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही है। आप किसी भी शहर में हो, ऑनलाइन क्लास करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उससे आप कांटेक्ट करें। हमारे क्लासेस और शहरों में, आगरा में स्टूडेंट्स हैं, जमशेदपुर में हैं, मुजफ्फरनगर में हैं, क्लासेस चल रहे हैं। आप शहर में, हिंदुस्तान में कहीं भी हो, ऑनलाइन क्लासेस हमसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और जितना हो सकता है बेसिक कंसेप्ट डेवलप करेंगे ताकि आपके लिए कंपटीशंस आसान हो जाए। थैंक यू बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बाय।